नमस्कार। द एजुटेक में आपका स्वागत है। एजुटेक आज लेकर आया है पृथ्वी के मंडल, जिसमें हम पढ़ेंगे उनके बारे में और उनसे संक्षिप्त जानकारी हासिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो पृथ्वी का भौगोलिक अध्ययन करने के लिए इसकी व्यापक व्यवस्था की गई है। मंडलों में बांट दिया गया है। इन मंडलों की अपनी विशिष्टता और प्रक्रिया होती है, जिसे मंडल इस पृथ्वी की संपूर्ण रचना को पूरा करने में योगदान देते हैं। पृथ्वी की विशिष्टता और विशेषता को सुरक्षित भी रखते हैं और उसका निर्माण भी करते हैं। जो पृथ्वी के मंडल हैं, उनका तात्पर्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों के क्षेत्र से समझा जा सकता है। वायुमंडल, जलमंडल, एक स्थलमंडल, जयमंडल माना गया है। सामान्य रूप से 4 मंडल माने गए हैं, जो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जयमंडल के रूप में जाने जाते हैं। एक विचारधारा दूसरी है जिसमें 5 मंडल माना गया है। वही मंडल है भूमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जयमंडल और बर्फमंडल। और एक अन्य मत के अनुसार 7 मंडल माने गए, जिसमें जयमंडल, फिर भूमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, मृदामंडल, स्थलमंडल और क्रायोस्फीयर या बर्फमंडल है। इसके अलावा भी पृथ्वी पर अगर रचनात्मक दृष्टिकोण से तो बैरिस्फीयर, पायरोस्फीयर, लिथोस्फीयर, फिर जलमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल के भी परतें हैं जो क्षोभमंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, तापमंडल, फिर जीवमंडल, चुंबकीय मंडल, चुंबकीय सीमा, फिर भूस्थैतिक मंडल, अणुमंडल, इसमें मानव का हम समस्त पृथ्वी पर जो भी मानव है उनके इतिहास, उनके विकास, इन सब का अध्ययन करते हैं। तो ऐसे कई मंडल हो सकते हैं। पृथ्वी के मंडल को सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पृथ्वी को 7 मंडलों में बांट दिया गया है, जिसका उल्लेख यहाँ पर हम कर रहे हैं। इसमें है 7 मंडल कौन कौन से? स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जीवमंडल, ये प्राथमिक हैं जो शुरुआत से हमेशा माने गए। उसके अलावा जैसे विकास हुआ बर्फमंडल, फिर मृदा मंडल को भी इसमें इंक्लूड किया गया और तंत्र विज्ञान है उसके अंतर्गत भूमंडल भी शामिल किया जाता है। तो हम इन सब स्थलमंडल, पृथ्वी का लिथोस्फीयर जो पृथ्वी की कठोर और बाहरी ऊर्ध्वाधर परत का निर्माण करता है, इसमें क्रस्ट और लिथोस्फीयर मेंटल शामिल होते हैं। इनका ऊपरी भाग जो उसमें संवहन धाराएं नहीं चलती हैं, वह मंडल। स्थलमंडल को 36 रूप में फिर प्लेटों में बांटते हैं। टेक्टोनिक्स प्लेट, प्लेटों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। स्थलमंडल जब उसकी विशेषता और इन सब में पढ़ेंगे स्थल रूप में। तो इसमें अक्सर अन्य प्लेटों से उत्पन्न भूभाग भी शामिल है। अन्य प्लेटों से उत्पन्न भूभाग का मतलब ये है कि यहाँ पर प्लेटें मिलती हैं, अलग होती हैं या सरकती हैं, इनसे अलग अलग स्थल रूप बनते हैं, तो उन स्थल रूपों को भी शामिल किया जाता है। स्थलमंडल को महासागरीय और महाद्वीपीय स्थलमंडल में विभाजित किया जाता है। तो इसके अलावा भी सबडक्टेड लिथोस्फेयर होता है। लिथोस्फेयर इसका मतलब ये है कि पृथ्वी का जो अगर प्लेट है आपस में टकराती हैं, तो एक प्लेट जो भारी होती है वो दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। तो ये एक टेक्टोनिक प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से जहाँ पर ये नीचे जाती है उसे हम कहते हैं सबडक्शन जोन। ठीक है। उसके बाद जो ये चली कहाँ जाती है? टेक्टोनिक प्लेट के नीचे, यानी स्टेनोस्फेयर, और उससे भी नीचे चली जाती है। ठीक है। वायुमंडल, वायुमंडल के बारे में यह कहा जाता है कि पृथ्वी की एक परत जो पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई है और उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण से इस पर टिकी हुई है। यह पृथ्वी की सतह से कई 100 किलोमीटर ऊपर फैला हुआ है और स्थलमंडल, जलमंडल और जीवमंडल से जुड़ा रहता है। मुख्य रूप से इसमें नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% पाया जाता है और इसी से बना है। इसके अलावा इसमें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, मीथेन, ओजोन जैसी अन्य गैसों के साथ साथ जलवाष्प की भी मात्रा मिलती है। वायुमंडल को कई परतों में बांटा जाता है। मुख्य परतें हैं क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और वायुमंडल। तो इसमें हम देखते हैं क्या है। क्षोभमंडल यह सबसे निचली परत है जो पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली है। समतापमंडल, क्षोभमंडल के ऊपर समतापमंडल स्थित है जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इसके ऊपर है मध्यमंडल जो समतापमंडल के ऊपर 85 किलोमीटर और फैला हुआ है। मेसोस्फेयर यह के ऊपर जो होता है वह तापमंडल या थर्मोस्फेयर होता है जो लगभग 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इसके बाद वायुमंडल का क्षेत्र शुरू होता है जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। पृथ्वी पर मौसम और जलवायु के जो पैटर्न पाए जाते हैं वो सब कुछ वायुमंडल के कारण ही संभव है। मुख्य रूप से अगर बात करें मौसम संबंधी सारी प्रक्रियाएं तो ये होती है क्षोभमंडल में। इसके बाद है जलमंडल। जलमंडल पृथ्वी पर पानी की कुल मात्रा को व्यक्त करता है। इसमें महासागर, समुद्र, झील, नदी, भूमि यानी भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल वाष्प सहित सभी जल निकायों को शामिल किया जाता है। महासागर और समुद्र क्या होता है? जलमंडल की दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है जो पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग कवर करते हैं।
इसमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी सागर और आर्कटिक महासागर जैसे परस्पर जुड़े हुए, खासतौर से आर्कटिक सागर की बात करें तो ये उत्तर में है, और दक्षिण में जो दक्षिणी ध्रुव के पास चारों ओर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है। उसके अलावा जो प्रशांत, अटलांटिक, हिंद है, ये बीच में ही पाए जाते हैं। तो आगे, समुद्र महासागरों के आंशिक रूप से घिरे हुए भाग हैं, आमतौर पर उथले होते हैं। समुद्र क्या होता है कि जैसे अरब सागर है, अरब समुद्र है, और फिर आपका इधर है जापान सागर है, चीन सागर है, और कैस्पियन सागर है, लाल सागर है, उधर है मैक्सिको की खाड़ी है, ठीक है। तो इस तरह की के जो सागर मिलते हैं, तस्मान सागर, और ठीक है, तो होते हैं, ये क्या होते हैं, थोड़े तट से यानी महाद्वीपों के और महासागरों के मिलन क्षेत्र पर पाए जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ये हल्के होते हैं, उथले होते हैं कुल मिला के, और छोटे जो घिरे हुए क्षेत्र होते हैं वही होते हैं। झील और नदियाँ, झील का पानी कहाँ पाया जाता है, झील स्थलीय भाग में पाई जाती है। तो ये एक स्थलीय निकाय के अंतर्गत आता है, स्थलीय विभाग के अंतर्गत आता है, और इसे मीठे पानी की झीलें होती हैं। लेकिन बहुत से ऐसी झीलें हैं जो खारे पानी की झीलें हैं, जैसे वाल झील है भारत में है, सांबर झील है, डिरवाना झील है, और जैसे है आपका राक्षस ताल है वगैरह हैं। तो इस तरह की झीलें हैं। और जो झीलों की बात करें मीठे, ये भी कई झील भी कई वर्गीकरण होते हैं। गहरी झीलें हैं, उतली झीलें हैं, नमकीन जल की झीलें हैं, और शीत प्रदेश की झीलें हैं, ऊंचाई पर सबसे स्थित झील है। तो इस तरीके का झील के बारे में हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है आपका भूजल। भूजल के अंतर्गत हम बात करें तो एक अंडरग्राउंड वाटर होता है, और अंडरग्राउंड, ठीक है, और एक होता है सब सरफेस अंडरग्राउंड वाटर। तो सब सरफेस अंडरग्राउंड यानी जो नदी जैसे बहती है और फिर बरसात होती है, तो वो कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है चूने वाली, और जहाँ पर परतें मिलती हैं, चूने वाली चट्टान होती है, वहाँ पर जब नदी आती है तो उसको चूने की चट्टानें घुल जाती हैं और नदी उसमें नीचे चली जाती है, और इस तरीके से विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण कर देती है। यहाँ पर भी एक भूजल है जिससे उसकी स्थलाकृति मिलती है। एक होता है परमानेंट अंडरग्राउंड वाटर, जो हम पीने के रूप में इस्तेमाल करते हैं बोरवेल के माध्यम से। तो ये होता है, दो तरीके के भूजल रहता है, और जिसे वो क्या जलाभिक्त कहा जाता है, जलाभिक्त। तो इस तरीके के स्थल और भी निर्माण होते हैं भूजल के माध्यम से। फिर ग्लेशियर और बर्फ़ की टोपी। ग्लेशियर तो समझ रहे हैं क्या होता है, बर्फ़ की टोपियाँ भी पहाड़ों पर की चोटियों पर पाए जाने वाले बर्फ़ के हिस्से हैं, जो जलमंडल का ही हिस्सा है। इसीलिए कभी कभी क्रायोस्फीयर को भी समझ लिया जाता है कि जल का ही भाग है और स्थल पर पाया जाता है, इसलिए क्रायोस्फीयर को अलग से हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन सामान्य विशिष्ट अध्ययन के रूप में इसे हम अलग अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ अतिरिक्त विशेषताएं। फिर आगे है जल चक्र में जो जल, चूंकि जलमंडल है, कहाँ पर जलवाष्प भी पाया जाता है। जलवाष्प कैसे पूरा होगा, जल के जो भी स्रोत हैं उनका वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण के बाद संघनन होगा, संघनन के बाद फिर से वर्षा होगी, और वर्षा के बाद फिर से वो जल रूप में आ जाता है। तो इस तरीके से फिर बर्फ में और जल में पाया जाता है वो जल। तो ये क्या क्या कहलाता है, जल चक्र कहलाता है। और जल चक्र में वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा, अपवाह और घुसपैठ से अवशोषण, या इसे कह सकते हैं अवशोषित होता, वाष्पोत्सर्जन जैसी प्रक्रियाएं एक साथ। वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि वाष्पीकरण सीधे जल का होता है और वाष्पोत्सर्जन पौधों के द्वारा किया जाता है। तो ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, तो ये चीज़ें हैं। क्या होता है कि माध्यम से वायुमंडल, भूमि और महासागरों के बीच निरंतर गतिशील रहता है जल। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जलीय बायोटा यानी जलीय जीव, वनस्पति आदि को जो आवास प्रदान करता है, यह खाद्य संसाधन उपलब्ध कराता है, और पोषक तत्व का चक्रण भी इसी के माध्यम से किया जाता है। तो जल का प्रयोग हम कई रूप में करते हैं, पानी पीते हैं, पीने के रूप में, सिंचाई के रूप में, परिवहन के मार्ग में, जल विद्युत और उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। जीवमंडल। जीवमंडल का संबंध पृथ्वी के उस क्षेत्र से है जहाँ पर जीवन मौजूद है, अस्तित्व में है। इसमें सभी जीवित जीव, उनकी अंतःक्रियाएं और वह वातावरण शामिल होता है जिसमें वे रहते हैं। जीवमंडल में विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र शामिल होते हैं, जैसे कि जंगल, घास के मैदान, महासागर, आर्द्र भूमि, रेगिस्तान, नदी, तालाब, झील, पर्वत और वहाँ निवास करने वाले सभी जीव और वनस्पति, ये सब जीवमंडल के भाग हैं। और इसमें पारिस्थितिक तंत्र तभी बनेगा जब उसमें सारी चीज़ें होगी। यह वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल से जुड़कर जीवन और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं का एक जटिल जाल बनाता है। अब जैसे जीवमंडल तभी बनेगा जब वायु होगी, सांस लेने के लिए, जल होगा पीने के लिए, स्थलों का निवास करने के लिए, और फिर और चीज़ों को भरपाई के लिए, संसाधन उपलब्ध कराने के लिए, फिर जीवन होगा वहाँ पर, और उससे चलने वाली एक दूसरे पर निर्भर प्रक्रिया होगी। तो ये एक जटिल जाल बन जाता है। जीवमंडल कई सम्मिलित घटकों का एक समूह है। इसके अंतर्गत क्या मिलता है आपको, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जिसमें घटक हैं सम्मिलित घटक। ये मुख्य रूप से बात नहीं कहा जा रहा है, ये पूरे घटकों की यहाँ पर एक चर्चा है कि इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, एक उसका झलक है यहाँ पर। तो स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैविक अजैविक तत्व, ऊर्जा का प्रवाह ना, जलवायु के तत्व, जलवायु स्वयं, पारिस्थितिक तंत्र जितने भी होते हैं, बायोम होता है, जितने जैव विविधता मिलती है, और विभिन्न प्रकार स्पीसीज की प्रजातियाँ पाई जाती हैं,
और समुदाय उनका अलग अलग होता है, जनसंख्या उनकी कितनी है, ये सभी, और उस ऊपर से मानवीय प्रभाव, फिर भू जैव रासायनिक चक्र, पोषण चक्र आदि इसके घटक के रूप में हम शामिल कर सकते हैं, जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बर्फ मंडल या क्रायोस्फीयर सतह पर जमे हुए भागों से संबंधित है। पृथ्वी पर जमे हुए भाग का मतलब ये है कि लावा जो जमता है उसका संबंध है इससे, ठीक है। ये बर्फ यानी जल की जमी हुई क्षेत्र जो भूमि के साथ में भी पाए जाते हैं, भूमि के नीचे का धरातल के जो ऊपरी होता है वाटर, वो भी अगर जम जाता है तो उसको भी हम इसी अंतर्गत शामिल करते हैं। इसमें कई प्रकार का कहाँ से हम कर सकते हैं, विशाल बर्फ की चादरें जैसे ग्रीनलैंड या अंटार्कटिका में पाया जाता है। ग्लेशियर पहाड़ों और हिम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। झील हो जाती है, जैसे आपके बहुत ठंडे प्रदेश में झील मिलती है, जैसे वहाँ पर साइबेरिया रीजन की झील मिलती है, या फिर आपके बहुत ऊंचे हिमालयन क्षेत्र में तिब्बत की झीलें हैं, तो इस तरीके की। उसके अलावा फिर समुद्री बर्फ है, हिमनद। समुद्री बर्फ का मतलब है कि जो समुद्र में बर्फ के टुकड़े पाए जाते हैं फिर टूटे हुए, इस तरीके का। और हिमनद जो ग्लेशियर पिघल के बाद। क्रायोस्फीयर की उत्पत्ति के लिए लाखों वर्षों से चली आ रही विभिन्न भूवैज्ञानिक और जलवायु प्रक्रियाएं जिम्मेदार होती हैं। यानी जो क्रायोस्फीयर की उत्पत्ति होती है वो भूवैज्ञानिक और जलवायु प्रक्रियाओं के माध्यम से ही संभव होती है। क्रायोस्फीयर मुख्य रूप से पृथ्वी की जलवायु और तापमान की परिस्थितियों से निर्मित और प्रभावित होता है। तो भूवैज्ञानिक समय की बात करें, भूवैज्ञानिक घटनाएं होते हैं, जैसे पहले हमारी पृथ्वी कैसी थी, उसके के ये जितने भी महाद्वीप थे अलग अलग थे, एक साथ थे, कैसे थे, उनका कहाँ पर स्थानांतरण हुआ, ये सब। और कौन तब जब स्थानांतरण के बाद उनकी जलवायु भी बदल जाती है, तो इस तरह से भी उनमें बर्फ हट जाती है, कभी कभी बनता है। तो ये एक परिवर्तनशील चक्र है पूरी तरीके से। और तापमान भी मुख्य रूप से ठंडा रहेगा तभी इसका अस्तित्व है, नहीं तो जब पूरा तापमान बढ़ जाएगा तो ये पिघल जाएगा, सीधी सी बात है। तो वैज्ञानिक समय के दौरान वैश्विक जलवायु में परिवर्तन होता है, जिससे शीतलन और हिमनद की अवधि शामिल होती है। शीतलन मतलब ठंडा, और हिमनद यानी पिघलना। यहाँ पर समझना पड़ेगा हमें कि बर्फ जो होती है जब पिघलती है तो वो बर्फ पूरे बहती है, जिसे हिमनद ग्लेशियर की अवधि, जब पिघलने की अवधि होता है शीतलन, और इसे कहते हैं अंतर हिमकार की अवधि शामिल है। क्रायोस्फीयर की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण कारक के रूप में ये काम करते हैं। परमाफ्रॉस्ट क्रायोस्फीयर का एक विशिष्ट प्रमुख घटक है और स्थायी रूप से जमी हुई जमीन को व्यक्त करता है। जैसे अगर हम टुंड्रा रीजन पे जाएं, टुंड्रा रीजन और टैगा रीजन का जो क्षेत्र है, वहाँ पर घने जलों पेड़ों के बीच में स्थान जो मिलते हैं, वहाँ पर जमीन भी काफ़ी नीचे तक जम जाती है बर्फ के साथ में, पानी के साथ, ठीक है। और जब तापमान बढ़ता है तो वो पिघल जाते हैं और ऊपर की ज़मीनें कुछ धस जाती है, या फिर नीचे के जो कंकड़ पत्थर हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस रूप में जो जमी हुई बर्फ होती है, जो जमीन के साथ में जल की जमने से निर्मित होती है, उसे हम परमाफ्रॉस्ट के अंतर्गत रखते हैं। हिमनद क्रायोस्फीयर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्लेशियर तब बनते हैं जब बर्फ कई वर्षों तक जमा होती रहती है। समुद्री बर्फ तब बनती है जब समुद्र का पानी जमने लगता है, जम जाता है। और ध्रुवीय क्षेत्रों में और ठंडी जलवायु में सर्दियों के दौरान सतह का पानी जम जाता है, जिससे बर्फ की परत बन जाती है, ठीक है। समय के साथ बर्फ का संचय क्रायोस्फीयर के विस्तार और स्थायित्व में योगदान देता है। अगर ये बर्फ बढ़ेगी, संचय होगा, तब क्रायोस्फीयर बढ़ेगा, और नहीं तो फिर क्या होता है, वो संकुचित होना शुरू कर देता है और मनुष्य के लिए घातक साबित होने लगता है। हिमखंड मीठे पानी की बर्फ का एक टुकड़ा होता है। मीठे पानी का बर्फ जो बनता है, खासतौर से बर्फ तो मीठे पानी में किया होता है, मुख्य रूप से मीठे पानी का बर्फ होता है, जो खासतौर से ध्रुवीय क्षेत्रों में मिलते हैं। और ग्लेशियर या बर्फ सेल्फ से टूटकर, जो उनका जो पूरा एक जहाँ पर पूरा बना हुआ है घर, वहाँ से टूटकर पृथक हो जाते हैं और समुद्री क्षेत्र में तैरने लगते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, हिमखंड ही कहते हैं, आइसबर्ग। भूमंडल सामान्य अर्थ में भूमंडल पृथ्वी का ठोस भाग है, जिसमें भूमि, चट्टानें और खनिज शामिल होते हैं। भूमंडल वह भाग है जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स की गति और क्षरण जैसी भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं होती हैं। भूमंडल एक व्यापक शब्द है जिसमें पृथ्वी के सभी भाग शामिल हैं। स्थलमंडल, मेंटल और पृथ्वी का कोर भी शामिल इसमें किया जाता है। यह पृथ्वी की सतह से उसके केंद्र तक फैला हुआ है। इसमें ठोस, अर्धद्रव और तरल परतें भी पाई जाती हैं, जो पृथ्वी की होती हैं। साथ ही मृदामंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल को भी इसमें शामिल किया जाता है। भूमंडल के अंतर्गत संपूर्ण पृथ्वी की सभी सिस्टम और प्रोसेसिंग को भी शामिल किया जाता है। यह पृथ्वी विज्ञान और पृथ्वी तंत्र विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी के अध्ययन हेतु प्रयोग किया जाने वाला एक व्यापक टर्म है। इसकी अगर व्यापकता पर देखें तो हम पूरे कर सकते हैं कि जो भूमंडल है वो पूरे ग्रह को ही व्यक्त करता है। ग्रह की संपूर्ण विशिष्टता उसके साथ में पाई जाती है। वास्तव में स्थलमंडल भूमंडल की एक विशिष्ट परत है, जो स्थलमंडल, मेंटल और कोर सहित पृथ्वी का संपूर्ण ठोस भाग है। भूमंडल की एक विशिष्ट परत है। भूमंडल क्या है? स्थलमंडल, मेंटल और कोर सहित पृथ्वी का संपूर्ण ठोस भाग। भूमंडल प्लेट टेक्टोनिक, ज्वालामुखी और पहाड़ों के निर्माण सहित विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। यह जलवायु, भूगोल और संसाधनों के वितरण को भी प्रभावित करता है। अन्य पृथ्वी प्रणालियों के लिए भौतिक ढांचा उपलब्ध कराता है। टेक्टोनिक
कटाव और पहाड़ों और घाटियों का निर्माण भी इसके माध्यम से इस पर ही होता है और ग्रह की सतह को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जब इन सब का निर्माण होगा तो इस ग्रह पर पृथ्वी ग्रह है, उस पर जो भी निर्मित हो गए वो सब इसी के अंतर्गत शामिल होगा। इसमें खनिज और ईंधन जैसे मूल्यवान संसाधन भी शामिल हैं। इसके बाद होता है मृदा मंडल। इसके लिए स्पेशल वीडियो है जिसका लिंक मिल जाएगा। फिर हमारी साइट पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा मृदा मंडल पूरा, उसका डिटेल यहाँ पर एक चर्चा दी गई है। बस मृदा क्षेत्र जिसे पेडोस्फेयर के रूप में भी जाना जाता है, पृथ्वी की पपड़ी की सबसे बाहरी परत है। मृदा मंडल के अंतर्गत मिट्टी का निर्माण, संगठन और विकास संबंधी सारी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। इसमें मिट्टी की विभिन्न परतें शामिल होती हैं जिसमें ऊपरी मृदा, ठीक है, ऊपर मृदा, उसके नीचे आधारशिला, उसके नीचे पेडोस्फेयर पौधों के जीवन, ठीक है, के विकास के लिए आवश्यक है और पारिस्थितिक तंत्र कृषि के लिए भी भूमिका महत्वपूर्ण है इसकी। मृदा क्षेत्र क्या कहते हैं, आमतौर पर मृदा विज्ञान के में उपयोग किया जाने वाला एक वैचारिक मॉडल का टर्म है जो पृथ्वी की कण वितरण, उसकी त्रियामिगोले जैसी संरचना में विभिन्न मिट्टी के क्षितिज का प्रतिनिधित्व करता है। परत है जिसमें मिट्टी और मृदा, हवा, मृदा जल और जीवित जीवों के बीच का इंटरफेस शामिल होता है, इनके बीच का संबंध शामिल होता है। यह पौधे और पशु जीवन को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? मृदा मंडल। ये मृदा कृषि और पारिस्थितिकी के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है। अब भूस्थैतिक क्षेत्र या जियो स्टेशनरी ऑर्बिटल एरिया, यह इसको यहाँ पर संदर्भित किया गया है। थोड़ा सा जानना जरूरी है कि उसमें नहीं लिखा गया मैंने, लेकिन बात चर्चा में आई थी भूस्थैतिक क्षेत्र या सैटेलाइट क्षेत्र जो होते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर है। भूस्थैतिक क्षेत्र यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो है तो को भूस्थैतिक कक्षा या क्लार्क कक्षा के रूप में जाना जाता है। ये पृथ्वी की भूमध्य रेखा से लगभग 35,786 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में एक विशिष्ट क्षेत्र है। इस कक्षा में स्थापित उपग्रहों की कक्षीय अवधि पृथ्वी की घूर्णन अवधि के समान होता है, जो लगभग 24 घंटा है। परिणाम स्वरूप जितने भी सैटेलाइट इस कक्षा में होते हैं वो क्या होता है, एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष, पृथ्वी के एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होते हैं और परिक्रमा करते रहते हैं। इसके बावजूद भी ये दूर संचार, मौसम की निगरानी और अन्य अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बन जाते हैं। ये पृथ्वी की सतह पर एक विशिष्ट निरंतर क्षेत्र कवरेज की जो आवश्यकता है उसको हमें पूरा करके देते हैं। कक्षीय उपग्रह क्षेत्र जो होता है वो अंतरिक्ष में एक विशिष्ट क्षेत्र या कक्षा को निर्देशित करता है जहाँ उपग्रह स्थित होता है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के आधार पर विशिष्ट कक्षीय क्षेत्र होते हैं या विभिन्न प्रकार के कक्षीय क्षेत्र होते हैं। सामान्य कक्षीय क्षेत्रों में शामिल है, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे देते हैं है। उसमें ध्रुवीय कक्षा की बात करें सबसे पहले, तो ध्रुवीय कक्षाओं में उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवों से के ऊपर से गुजरते हैं, यानी वो देशांतर के रूप में गति करते हैं और वैश्विक कवरेज प्रदान करते हैं, क्योंकि पृथ्वी उनके नीचे घूमती है, उसके नीचे ही घूमती है और ये ऊपर से चक्कर लगाते रहते हैं, तो हमेशा उसके नीचे ही घूमेगी पृथ्वी, ठीक है ना। फिर इसके बाद निम्न पृथ्वी कक्षा होती है। निम्न पृथ्वी कक्षा में उपग्रहों की जो अपेक्षाकृत दूरी है या करीब है पृथ्वी के अन्य कक्षाओं की अपेक्षा, तो ये लगभग 160 किलोमीटर होती है और यह इसकी उच्चतम अधिकतम होती है 2000 किलोमीटर ऊंचाई तक, ये इसका विस्तार निर्धारित किया गया है। इसके बाद है मध्यम पृथ्वी कक्षा। तो ये क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो ये निम्न कक्षा ये वायुमंडल के अंदर पाई जाती है, ठीक ना। इसके बाद ये वाला क्षेत्र है जो मध्यम, ये वायुमंडल की ऊपरी परत में पाई जाती है, यानी जिसमें हम कह सकते हैं कि वायुमंडल के क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये यानी मध्यमंडल मध्यम पृथ्वी कक्षा में क्षेत्र की ऊंचाई होती है 2000 किलोमीटर से 35,786 किलोमीटर के बीच की स्थिर होती है। इसमें नेविगेशन और संचार से संबंधित उपग्रह इसमें स्थापित किए जाते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इसके भी चर्चा कर चुके हैं और इसमें 35,786 किलोमीटर के ऊपर स्थित कक्षा है और इसका एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष स्थिर दिखाई देते हैं। हमने संचार, मौसम और आदि की निगरानी के लिए आदर्श बनाया जाता है। सूर्य तुल्यकालिक कक्षा SSO, यह ऐसा क्षेत्र होता है कि जो पृथ्वी और सूरज के बीच की जो गति होती है, जो उनकी जो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, उसकी प्रभाव को वो क्या करता है, स्वीकार करते हुए भी एक निश्चित स्थान पर जो हमेशा प्रकट होता है, हमेशा एक निश्चित स्थान पर वही सूचित करता है। ऐसे समझिए जैसे ये घूम रहा है और हमारी पृथ्वी भी घूम रही है, तो ये क्या है, जैसे पृथ्वी घूम रही है सूर्य के सापेक्ष उसकी जो स्थिति है उसी को वो भी अडॉप्ट करता है, ऐसा। तो दिन में एक ही, यानी प्रत्येक दिन क्या होता है, एक ही समय पर, यानी उसी समय पर, जैसे मान लीजिए 12 बजे अगर ये भारत के ऊपर से या दिल्ली को केंद्रित करता है तो वो हर दिन 12 बजे दिल्ली को केंद्रित होगा, ये कहने का मतलब है। और ये सारी प्रक्रिया को स्थापित करने की जो कक्षा होती है वो सूर्य तुल्यकालिक कक्षा होती है और इसी के लिए ये बात निर्धारित किया गया है। ये कक्षीय क्षेत्र जितने भी होते हैं उपग्रह मिशन की विशिष्ट आवश्यकताओं और उद्देश्य के आधार पर संचार, पृथ्वी अवलोकन, वैज्ञानिक अनुसंधान और नेविगेशन